फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स फॉर द बैच ऑफ कट्टर जेई एडवांस। तो ये जो सीरीज रहेगी दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन मिक्सचर क्वेश्चंस। अब अगर मान लीजिए परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हुआ तो वही रिगेनिंग नहीं हो पाती, वो उसी के साथ कंटिन्यू कर जाता है। फोर्स हमेशा पॉजिटिव था थ्रू आउट द टाइम, दैट इज फॉर बी। ए के लिए वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। या मान लो ये है मेरा एच, ऐसे करके मेरा एच पड़ा है और यहां पर एक इंक्लाइन है हमारे पास। तो अब ये बॉडी जाएगी और इससे टकराएगी। मैंने आपको पहले बताया जेई एडवांस में 3 प्रकार के मेजर सवाल आते हैं, ठीक है। एक आते हैं बेटा, हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जेई वाला चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं बेटा फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स फॉर द बैच ऑफ कट्टर जेई एडवांस। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है बेटा जो जेई वाला पर रन होगा टिल जेई एडवांस, ठीक है। और ऑल्दो आई नो कि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डेफिनेटली देख सकते हैं जिसमें हमारे पास कंसेप्ट्स वही होंगे, अप्रोच वही होगी जो जेई एडवांस की बनती है, ठीक है। अब बात यह है कि हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है तो हम लोगों ने क्लबिंग कर रखी है। जैसे आप लोगों को सभी को बताया गया था कि क्लबिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेई एडवांस में एक अच्छी बात है कि आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स तो आने चाहिए प्लस उनके साथ मिक्सचर भी आने चाहिए। तो ये जो सीरीज रहेगी दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन मिक्सचर क्वेश्चंस। यहां पर हम लोग बहुत सारी चीजों को मिक्स करके सवाल करने वाले हैं और कुछ नए सवाल आपको दिखेंगे, कुछ अच्छे सवाल आपको दिखेंगे। और पीवाईक्यूज आई होप आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जेई एडवांस के खुद से या फिर कहीं ना कहीं सोल्यूशंस आपको मिल जाते हैं तो आप लोगों ने ट्राई करे होंगे। अगर आपने नहीं करे हैं तो साइमल्टेनियसली आप क्या करेंगे, अपने कुछ एडवांस के पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है दैट इज फॉर मैकेनिक्स। अब बात है कि सर मैकेनिक्स में कहां से कहां हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेकर के सीधे रोटेशन तक को क्लब करेंगे। सर ये तो बहुत सारे चैप्टर्स हो गए। हाँ हो गए, तो क्या हो गया, हमारे पास मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चन जेई एडवांस पूछता है। देखो जेई एडवांस के अगर आप पैटर्न को देखो तो कुछ इजी क्वेश्चंस वहां पर भी आते हैं, एक आध क्वेश्चन आपको हर पेपर में इजी मिलेगा। वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपको जनरली मिलते हैं। इंडिविजुअल क्वेश्चंस बोले तो कि सिंपल एक कंसेप्ट के ऊपर मिलते हैं। फिर मीडियम क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिंगल कंसेप्ट होता है लेकिन कैलकुलेशन टफ होती है, इंटरप्रिटेशन टफ होती है। या फिर मीडियम क्वेश्चन में सेकंड कैटेगरी आती है मिक्सचर ऑफ टू कंसेप्ट्स येट इजी। दो कंसेप्ट्स को मिक्स कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। थर्ड कैटेगरी ऑफ जेई एडवांस इज वो सिंगल कंसेप्ट एंड बहुत टफ हो सकते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ मल्टीपल कंसेप्ट्स एंड बहुत टफ हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर किस चीज को टारगेट करेंगे, हम लोग इजी वालों को टारगेट नहीं करेंगे, हम लोग मीडियम एंड टफ कैटेगरी वालों को टारगेट करेंगे। मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट्स एंड समवेयर द कैलकुलेशन विल बी टफ एंड समवेयर द कैलकुलेशन विल बी मॉडरेट, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें कोई ऐसा टॉपिक तो हमारे पास है नहीं, हमें सिर्फ एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही यहां पर करनी है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो हमारे लिए यहां पर आ रहा है टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्या होता है ना, जेई एडवांस के क्वेश्चन में आपकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आराम आराम से आपको चीजों को समझना है। मैं बहुत तेजी, देखो हमारे को ना क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस पर डिपेंड करना है रेदर देन द क्वांटिटी। हम लोग जो भी क्वेश्चन करें उसमें अपने सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर ले और अच्छे से उसको अप्लाई कर ले यहीं से, क्योंकि आपको भी पता है जेई एडवांस का पेपर एक लो स्कोरिंग एग्जाम है। मतलब अगर आपने कुछ भी स्कोर करा, वैसे तो बच्चे कुछ भी नहीं स्कोर कर पाते हैं मेजॉरिटी बच्चे, लेकिन अगर आप 30-40% तक स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपको यह अप्रोच रखना है। Two bodies A and B of mass 5 kg and 10 kg are respectively moving in opposite direction with velocity 4 meter per second and 0.5 meter per second respectively makes a head-on collision in free space। अब देखो इन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली है, याद रखना है कि एक हेड ऑन कोलिजन है हमारे पास और फ्री स्पेस में है, मतलब यू डोंट हैव टू कंसीडर द ग्रेविटी, ठीक है। द फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन वेरीज अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ। अब कोई भी दो पार्टिकल्स अगर आपस में आकर के फिजिकल कांटेक्ट बना करके कोलिजन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन एक बॉडी पर भी लगेगा, एक्शन है तो रिएक्शन। तो उस पूरे सिस्टम की अगर आप बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास फोर्स आया, लेकिन येट इट विल बी एन इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो अब इन्होंने यहां पर क्या बात बोली है, तो इन्होंने फोर्स और टाइम का ग्राफ दे दिया, जो भी इनका इंटरेक्शन फोर्स है वर्सेस टाइम का ग्राफ उस कोलिजन में हमारे पास क्या हो रहा है ये इन्होंने दे दिया। पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन अब बताना है कि कितनी देर तक वो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये हमें निकालना है पहली चीज। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें निकालना है कि इस पूरे कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन देख के भी आपको पता लग रहा है।
body A will move with velocity 0.5 meter per second in the original direction, body B will move with 1.75 meter per second in original direction. तो हमें फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है, डिफॉर्मेशन का टाइम निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है. तो लेट्स डू वन थिंग, इसको अलग पेज पर लेते हैं. ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है उस गिवन डेटा को एक बार देख लेते हैं. ठीक है, ध्यान से देखना, आराम आराम से करना है बेटा, हमें क्वालिटी पर ध्यान रखना है. मान लीजिए मेरे पास यहां पर दो बॉल्स थी. ठीक है, इस प्रकार से ये इनिशियल सिनेरियो है एंड दिस इज योर फाइनल सिनेरियो. ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल सिनेरियो है. एक था हमारे पास कितने मास का, 5 केजी और 10 केजी. तो ये है हमारे पास 5 केजी का और ये है हमारे पास 10 केजी का. आफ्टर कोलिजन ये है हमारे पास 5 केजी का एंड दिस इज ऑफ 10 केजी. यही है हमारे पास, राइट. ठीक है, अब इन्होंने क्या दे रखा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, 4 और 0.5. तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड से यहां जा रहा है, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में 0.5 मीटर पर सेकंड से इस प्रकार से आ रहा है. कोलिजन हुआ. ठीक है, अब इनका एफटी ग्राफ हमें दे रखा है, तो इस वाले एफटी ग्राफ को मैं एक रफ यहां पर भी बना लेता हूं. ठीक है, क्योंकि बार बार हमें चेंज ना करना पड़े, मतलब स्लाइड को चेंज ना करना पड़े. तो ये हमारे पास एक एफटी ग्राफ भी है कुछ इस प्रकार से, और यहां पर जो हमें वैल्यू दे रखी है दैट इज 150 एंड 0.3. ठीक है, ये 150 न्यूटन है और ये हमारे पास 0.3 सेकेंड्स है. ठीक है, अब पहली चीज है फाइनल वेलोसिटीज निकालने की बात है. तो देखो यार, जब भी हमारे पास कोलिजन होता है, ठीक है, कोई भी दो बॉडीज के बीच में जब कोलिजन होता है तो एक टाइम आता है जब ये कॉमन वेलोसिटी पर आते हैं. और आपको भी पता है कि सर एक नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगा, एक इंपल्स इसको मिलेगा, एक इंपल्स इसको मिलेगा, है ना. तो इसी की वजह से इन दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी, लेकिन येट सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं कंजर्व ही हमारे पास होना चाहिए, राइट. तो सबसे पहली चीज हम लोग ये लिख सकते हैं, पहली बात कि हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम की एक इक्वेशन बना सकते हैं, राइट. तो ये हमारे पास कितना है बेटा, 5 इंटू 4, ये आ जाएगा -10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं बेटा v1 हो गई है और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2, दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 5v1 एंड दिस इज 10v2. ये आ गया बेटा. इसको अगर आप देखें तो 5 for 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 5v1 प्लस 10v2. हाँ सर, तो दिस इज 15 इज इक्वल टू 5v1 प्लस 10v2. और अगर आप देखें तो 3 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2. ये आ गया हमारे पास, है ना. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया. अब बात आई कि सर दूसरी इक्वेशन, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दूसरी इक्वेशन हम लोग कहां से बनाए. अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन क्या हमें ई पता है. अगर आप देखें जो सेकंड इक्वेशन आपकी बनती है दैट इज ई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये बनती है, राइट. अब थॉट प्रोसेस बनाना, क्या हमें ई क्वेश्चन में गिवन है, नहीं सर, ये तो खुद ही पूछा गया है हमसे, राइट. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में दो वेरिएबल v2 माइनस v1 आप करोगे और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चलो हमें पता है 4.5 है. हमारे पास एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा, दो इक्वेशन बन गई, 3 वेरिएबल हो गए, तो फिर भी सॉल्व नहीं होने वाला. कुछ नया सोचो, इसको यूज करेंगे, लेकिन अब कुछ और सोचो कि v1 v2 हम लोग कहां से निकालें, क्योंकि पहले नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से आए, अटक गए. अब कुछ ना कुछ तो भाई इस ग्राफ का भी यूज करोगे ना यार, कुछ ना कुछ तो इस ग्राफ का भी यूज करोगे. अब आप देखें तो जो भी ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, ये किसके बारे में बात हो रही होगी, ये नॉर्मल के बारे में बात हो रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन ही लग रहा होगा. हाँ सर, तो अगर मैं देखूं कि फोर्स हमेशा पॉजिटिव है, फोर्स हमेशा पॉजिटिव किस पर लग रहा होगा, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं, ए कह देता हूं, बी कह देता हूं. तो ये ग्राफ किसके लिए है सर, ये ग्राफ है हमारे पास बी वाले के लिए, है ना, क्योंकि यही फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में ए वाले को मिलेगा. तो ये ग्राफ किसके लिए हुआ, सबसे पहले तो ये पकड़िए, ग्राफ फॉर बी, क्योंकि इस पर हमेशा फोर्स पॉजिटिव लगेगा. अब आपको याद होगा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स, क्योंकि हमें मोमेंटम से कुछ रिलेशन है और एफटी ग्राफ हमें इंपल्स देता है, तो थोड़ा सा रिलेट करें. इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अगर आप देखें तो ये क्या कहता था बेटा, इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम.
यही कहता था इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इनिशियल मोमेंटम में जो भी आपका इंपल्स है प्लस माइनस वही आपका फाइनल मोमेंटम बनेगा। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, बी वाले के लिए बात करता हूं। बी वाले का इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, अगर आप देखें तो -10 इंटू 0.5, हाँ सर ये आया। और इंपल्स क्या होगा अगर आप देखें तो इसका एरिया होगा सर, तो ट्राइंगल का एरिया हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। इंपल्स की अगर आप बात करें, that is integral of n dt in this case that will be equal to half into base that is 0.3 into height that is 150। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, अगर आप देखें तो ये आएगा हमारे पास 150 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 2, 22.5 हमारे पास यहां पर इंपल्स आ रहा है। तो इस वाली बॉडी पर ये इंपल्स और ऐड होगा, या फिर आप देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव है तो प्लस हम लोग बात करेंगे। 22.5 इज इक्वल टू हमारे पास 10v2। यहां पर अब हमारे पास वेरिएबल एक सिंपल सा है तो आप इसको कर सकते हैं 5 प्लस 22.5 दैट इज इक्वल टू 10v2 हमारे पास यहां पर आया। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या था 10 इंटू 0.5 माइनस में, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। बी वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो इंपल्स हमारे पास आया 22.5 और ये माइनस के साथ है हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 17.5, 22.5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 17.5 इक्वल टू 10v2। तो v2 की अगर आप बात करेंगे तो 1.75 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पहले तो इसका ऑप्शन एक दे रखा था कि इसकी फाइनल वेलोसिटी बता दीजिए, तो क्या हमारे पास यहां पर फाइनल वेलोसिटी आ रही है, द बॉडी बी विल मूव विद वेलोसिटी 1.75 मीटर पर सेकेंड इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। ये वाला पंगा आ गया, ओरिजिनल डायरेक्शन ही हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास नहीं बनता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ए वाले के लिए कैसे करेंगे, ठीक है, यहां पर स्पेस नहीं है। तो ए वाले की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ एन dt बन जाएगा इस केस में, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम की अगर आप बात करें तो 5420 पॉजिटिव है और नॉर्मल रिएक्शन इसके मोमेंटम को घटाएगा, है ना। देखो इसका मोमेंटम किधर है, इधर। फोर्स अगर आप लगाओगे इधर तो इसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। तो यही जो आपका 22.5 आया ये माइनस में 22.5 हमारे पास आएगा और फाइनल मोमेंटम आपका हो जाएगा 5 इंटू, यही था ना 5 था 5420, हाँ 5 इंटू v1 ये आया। तो ये कितना आएगा -2.5 दैट इज इक्वल टू 5v1, तो -0.5 दैट इज इक्वल टू v1। तो जो फर्स्ट बॉडी की अगर आप बात करें, ए बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ रही है, बॉडी ए विल मूव विद वेलोसिटी 0.5, बिल्कुल सही, मीटर इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, ये भी गलत हो गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मींस अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारे पास मूव करेगा। क्लियर। तो अब बात आ गई यहां तक सर। तो ये चलो सर दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिए। यहां पर जो मैं मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये मल्टीपल करेक्ट आंसर्स वाले हैं, ठीक है, तो वो मॉडरेट कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि अब मुझे यहां पर देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई निकालना है, तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 करना है, राइट। तो अगर आप v2 माइनस देखें, ये वाला जो पार्टिकल है आफ्टर पहले a और b, ये आ रहा था 4 से, ये आ रहा था 0.5 से, और a इधर जा रहा है 0.5 से और b इधर जा रहा है आई थिंक 1.75 से। एक मिनट चेक कर लेते हैं, है ना 1.75। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही करना है। हाँ सर, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारे पास कितना हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज 4.5। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, हमारे लिए 1.75 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 4.5 अगर आप करें तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज कमिंग आउट टू बी 0.5। तो क्या ये हमारे पास ऑप्शन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है, यस। अब पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, कितने पीरियड तक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है।
अगर आप नोटिस करें जरा इस चीज में देखना कि हमारे लिए डिफॉर्मेशन कब तक होता है, जब तक हमारे पास दोनों की कॉमन वेलोसिटी अटेन नहीं होती तब तक डिफॉर्मेशन होता है। अब अगर मान लीजिए परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हुआ तो वही रिगेनिंग नहीं हो पाती, वो उसी के साथ कंटिन्यू कर जाता है ना, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग वो दोनों की कॉमन वेलोसिटी हमारे पास बन जाती है। तो इस हिसाब से अगर आप यहां पर देखें तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट है, देखिए फोर्स बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, इसमें फोर्स बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम हो गया। उसके बाद वो फोर्स कम होना स्टार्ट हुआ, फोर्स कम होना स्टार्ट हुआ, दैट मींस कहीं ना कहीं अब ये सेपरेशन जोन में जाना स्टार्ट कर गए, राइट। तो अब बात आ रही है कि यहां पर मान लेते हैं ये हमारे पास टी है, यहीं तक हमारे पास मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुई है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं हमारे पास एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हमारे पास बोथ विल हैव सेम स्पीड, बोथ हैव हमारे पास सेम स्पीड, दोनों की स्पीड सेम हो जाती है, फोर्स बिकम मैक्सिमम एट दैट टाइम हमारे पास। क्लियर। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की यहां पर बात करूं, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम जो कोलिजन का था और एट द टाइम ऑफ कोलिजन जो था, अगर हम लोग देखें तो इनिशियल मोमेंटम था 5/20 माइनस, मैं लिख देता हूं 20 माइनस 5 इज इक्वल टू, और दोनों कॉमन स्पीड से चल रहे होंगे, वीसी 5 एंड 10, तो 15 वीसी। तो ये हमारे पास कितना आएगा, वीसी की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, वीसी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान से समझो सर, डिफॉर्मेशन का टाइम कैसे निकालेंगे। मैंने कहा यार एक बात बताओ, जो ग्राफ दिया हुआ है यहां पर करते हैं, वो ग्राफ किसके लिए था सर, ग्राफ था बी के लिए। ये हम लोगों ने डिटेक्ट करा क्योंकि फोर्स हमेशा पॉजिटिव था, फोर्स हमेशा पॉजिटिव था थ्रू आउट द टाइम, दैट इज फॉर बी। ए के लिए वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर फिर से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊं, इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ dt, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन एन dt हमारे पास दैट इज इक्वल टू पी फाइनल हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप बी वाले की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 10 इंटू 0.5 दैट इज -5, राइट। और इस मोमेंट तक फोर्स पॉजिटिव इंपल्स देता चला गया देता चला गया देता चला गया, हमें ये वाला एरिया चाहिए, राइट। तो टी टाइम ले रखा है, अगर मैं सिर्फ इस वाले के एरिया की बात करूं तो ये वाला एरिया क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 75 टी मैं मान सकता हूं, राइट। और ये पॉजिटिव इंपल्स है प्लस 75 टी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बी वाले का मास था हमारे पास 10 और उस समय ये वेलोसिटी से जा रहा है, पॉजिटिव है, तो प्लस 10 इंटू 1। तो अगर आप देखें तो 75 टी दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 15 टी इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 75, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो अगर आप देखें 15 डिवाइड बाय 75 दैट इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, हमारे पास 0.2 सेकेंड्स इसका डिफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन में बहुत 0.2 दे रखा है, बिल्कुल, तो यही वाला हमारे पास ऑप्शन हो गया, ए एंड बी दीज टू आर दी ऑप्शंस। अब एक ही क्वेश्चन में आपने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम सोचा, आपने एफटी ग्राफ का इंपल्स निकालने के बारे में सोचा, आपने मोमेंटम की इक्वेशंस बनाई, आपने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बनाया, और टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन निकालने का एक नया मेथड भी आप लोगों ने सोचा, ठीक है। तो एक वेरी गुड क्वेश्चन है, तो आप इसको प्लीज एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का आपको लगेगा देखने में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सोचना इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और कैलकुलेशन भी आपको थोड़ी सी करनी पड़ सकती है, ठीक है। A toy having a shape similar to letter H is made by fixing two identical cylinders perpendicular to a light rod at its end। मतलब आप ये समझिए जैसे आपका H सिंबल होता है, जैसे H अगर आप देखें तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक लाइट रॉड दे रखी है, रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लाइट रॉड के आसपास हम लोगों ने ये एल लेंथ, हमारे पास रॉड का लेंथ दे रखा है, और इधर हम लोगों ने दो रॉड्स लगा रखी हैं, मेड बाय फिक्सिंग टू आइडेंटिकल सिलेंडर्स, ये आपके सिलेंडर हैं,
ठीक है, ये आपका सिलेंडर है और ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू अ लाइट रॉड एट इट्स एंड द टॉय इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। विच टर्मिनेट्स इनटू अ यूनिफॉर्म फ्रिक्शनलेस स्लोप, आगे जाकर के एक स्लोप बना है यूनिफॉर्म फ्रिक्शनलेस स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। सिलेंडर्स आर पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द फ्लोर्स। इट्स लाइक जैसे साइड व्यू आपको दिखा रखा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एच था, ऐसे एच बना हुआ है, अब मैंने उस एच को ऐसे कर दिया, तो आपको क्या दिखेगा कि यहां पे एक बॉडी, एक क्रॉस सेक्शन दिखेगा, रॉड दिखेगा और फिर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। अब इसको उठा करके मैंने ऐसे यहां पर सरफेस पे रख दिया, मान लो ये है मेरा एच, ऐसे करके मेरा एच पड़ा है और यहां पर एक इंक्लाइन है हमारे पास, तो अब ये बॉडी जाएगी और इससे टकराएगी, ठीक है, ऐसा कुछ है। Cylinders are parallel to the line joining the floor and slope as shown in the figure. Distance between the axis of the cylinder is L. दोनों के बीच में L लेंथ है. Assuming L is 8.4 meters, ठीक है, and alpha आई थिंक ये थीटा ही है, ठीक है, तो जो हमारे पास ये एंगल थीटा है दैट इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे दिया है। फाइंड रेंज ऑफ वेलोसिटी u, वेलोसिटी की क्या रेंज होनी चाहिए गिवन टू द टॉय towards the slope so that it can come completely on the slope. Collision of the cylinder with the slope are perfectly inelastic. ठीक है, ये जो आपकी कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स चाहिए आपको? न्यूटन लॉस चाहिए, आपको मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर चाहिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में आपको सोचना है। हिंट है ये आपके लिए, अगर आप पॉज करके करना चाहते हैं बिल्कुल डेफिनेटली करिए। तो इन्होंने बोला क्या है कि भाई मैं इसको कितनी वेलोसिटी दूं, कितनी वेलोसिटी दूं कि ये हमारे पास इस पर चढ़ जाए। चढ़ने का मतलब जैसे आपने यहां पर इसको फेंका, ये जाएगा और यहां पर टक्कर खाएगा और ये कोलिजन जो होएगी वो दैट विल बी हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये तो सर कुछ ऐसा हो जाएगा चढ़ने के लिए, हाँ राइट। इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, ठीक है, सो दैट आप इस प्रोसेस को भी समझ पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ग्राउंड था और ये हमारे पास इंक्लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड था और ये हमारे पास इंक्लाइन है। एक मैं यहां पर ले लेता हूं, इसी के नीचे ले लेता हूं, प्रोसेस आपको समझ आएगा, और एक मैं यहां पर एक और ले लेता हूं, ठीक है। अब जरा यहां पर चीजों को देखना, ये है हमारे पास उस प्रकार से एल लेंथ का ऐसे यू, आप लोगों ने इसको यू और यू से ऐसे भेज दिया है, इन दोनों के बीच का लेंथ इज एल एंड दिस एंगल इज गिवन एज थीटा। जो भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट इज गिवन एज जीरो। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास यहां पर होगा। अब होगा क्या, फ्रिक्शनलेस है हमारे पास, म्यू की वैल्यू हमारे पास थ्रू आउट क्या है, जीरो है, तो क्या ये वेलोसिटी चेंज करेंगी? नहीं सर, ये जा रही है जा रही है जा रही है, और जाती सबसे पहले इसको, पहले प्रोसेस को समझिए, जाती सबसे पहले इसको हिट करेंगी। स्मूथ होता तो सीधे चलती रहती, लेकिन अब इंक्लाइन आ गया है तो ये इसको बॉल जाकर के इसको यहां पर कहीं ना कहीं हिट करेगी। सोचिए कौन सा फोर्स आएगा और कैसे आएगा, क्योंकि सर ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा बिल्कुल, एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में इसको इंपल्स मिलने वाला है, इस डायरेक्शन में आप ये समझिए हमारे पास ये मैं यहां पे लिख देता हूं इंपल्सिव, या फिर आप ये समझिए लाइन ऑफ इंपैक्ट हमारे पास ये हो गया, या फिर मोमेंटम चेंज इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपका नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगा। भाई देखो न्यूटन ने तो ये बोला था ना, जब फोर्स लगेगा तभी तो मोमेंटम चेंज होगा, या जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फोर्स लग रहा है, इसका मतलब तो इस डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम चेंज होना ही चाहिए। और बात है E इक्वल टू जीरो है, अगर E इक्वल टू जीरो है दैट मींस उस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी जीरो। ये तो हुआ ना, क्योंकि दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर E की वैल्यू जीरो है दैट मींस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी जीरो इन दिस केस। कुछ बच्चे यहां से सोचेंगे सर V जीरो आ गया मतलब ये चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। इस डायरेक्शन में अब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, दैट मींस जैसी व्हेन कोलिजन विल अकर, व्हेन कोलिजन विल अकर, ठीक है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वो आपकी जीरो हो जाएगी, लेकिन ऑल स्पीड या ऑल वेलोसिटी अलोंग इंक्लाइन होगी।
क्या होगी? ऑल वेलोसिटी अलोंग इंक्लाइन हमारे पास होगी। उस डायरेक्शन में अलोंग इंक्लाइन कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, ना ही फ्रिक्शन है ना ही नॉर्मल है। ठीक है, अलोंग इंक्लाइन की अगर मैं बात करूं, अलोंग इंक्लाइन आप यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। चलिए भाई, इतना तो समझ आया कि सर ये जाएगा, इससे टकराएगा तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए थी। और सिंस ई की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी सेपरेशन विल बी 0, मतलब ये उछलेगा नहीं, जा करके इसके पैरेलल जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद की कहानी क्या होगी? जैसे मान लो यहां पर आती, जैसी हिट करा एट टाइम ऑफ हिट, तो इसकी ये वाला ब्लॉक यहां है और ये वाला हमारे पास यहां है, तो इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी बेटा? सर कुछ v ऐसे हो जाएगी। ये है हमारे पास एंगल थीटा, इसकी कुछ स्पीड v हो जाएगी, और जब यह इसकी स्पीड चेंज होगी तो इसकी स्पीड भी कुछ चेंज आएगी v1। मान लिया मैंने। मेरे को सवाल में क्या चाहिए था कि भाई हम कम से कम इसको ऐसी स्पीड दे, मतलब रेंज ऑफ स्पीड हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि ये उसके ऊपर पूरा चढ़ जाए। यही तो बात बोली थी। हाँ सर, तो मैंने कहा कि मिनिमम हमारे पास, देखो बहुत तेजी से अगर आप तुम फेंकोगे, बहुत तेजी से अगर आप तुम फेंकोगे तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर चढ़ ही जाएगा। हमें जस्ट इसके पास मतलब ऊपर पहुंचाना है। तो क्या मैं इसको ऐसी सिचुएशन में मान लूं कि चढ़ने के बाद ग्रेविटी के अगेंस्ट, मेरे वर्ड को सुनते रहना बेटा, ग्रेविटी के अगेंस्ट ये कुछ ऐसी सिचुएशन में चला जाए कि यहां पर इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाए? 0। मिनिमम कंडीशन तो ये बन जाएगी। उस ये जो u है, इससे अगर मैं ऐसी सिचुएशन तक ले आया तो दिस विल बी द मिनिमम कंडीशन। इसके बाद अगर आप उस स्पीड से ज्यादा फेंक रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर चढ़ ही जाएगा। समझ आई बात? क्वेश्चन दोबारा रीड करें बेटा। हमारे पास क्या बोला है? इन्होंने बोला है हमारे पास फाइंड द रेंज ऑफ वेलोसिटी u, रेंज बतानी है। ठीक है, चलो देखते हैं ऑप्शन। गिवन टू द टॉय टुवर्ड्स द स्लोप सो दैट इट कैन कम कंप्लीटली ऑन द स्लोप। ठीक है, कंप्लीटली हमारे पास उस स्लोप पर वो आ जाए। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की हमें बात करनी है। मिनिमम की मैं बात करूंगा, उससे ज्यादा अगर आप फेंकोगे तो ये इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी बचेगी, तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहली बात, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं किस डायरेक्शन में? अलोंग इंक्लाइन। तो क्या मैं यहां पर ये बात करूं इस सिचुएशन में अलोंग द इंक्लाइन, तो मैं एक लाइन बना लेता हूं ऐसे, एक लाइन बना लेता हूं ऐसे, एक लाइन बना लेता हूं ऐसे। सर ये क्या करा? ये इंक्लाइन की ही डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के मोमेंटम को कंजर्व करना है। तो ये अगर एंगल आपका थीटा है, ये अगर एंगल आपका थीटा है, ये अगर एंगल आपका यहां पर थीटा है। ठीक है, तो अलोंग इंक्लाइन की जो सबसे पहली मेरी इक्वेशन बनेगी, ये नहीं कि सर mu cos थीटा इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू, मैं यहां पर बात कर देता हूं कोलिजन के टाइम का। तो अलोंग इंक्लाइन mu इधर है, mu cos थीटा, इस डायरेक्शन में आपका क्या रहेगा मोमेंटम? सर दैट इज mu cos थीटा। इस डायरेक्शन में आपका मोमेंटम क्या रहेगा? सर mu cos थीटा। इस डायरेक्शन में v है ही, इस डायरेक्शन में मोमेंटम रहेगा mv1 cos थीटा। तो इस डायरेक्शन के मोमेंटम को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास 2mu cos थीटा, हाँ सर, इक्वल टू इस समय आपका हो जाएगा mv प्लस हमारे पास mv1 cos थीटा। बात समझ आई? हाँ सर, एक तो ये आ गई, राइट। दूसरी बात, क्या v और v1 के बीच में आपस में कोई रिलेशन होगा? क्योंकि हमें तो वेरिएबल कम करने हैं, है ना, हमें v और v1 नहीं पता, हमें वेरिएबल तो यहां पर कम करने हैं और u भी हमें चाहिए। तो अब जरा यहां पे सोचना, क्या v और v1 के बीच में रिलेशन होगा? कंस्ट्रेंट रिलेशन आप लगा सकते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन आप यहां पर लगा सकते हैं कि भाई अलोंग द लेंथ हमारे पास स्पीड सेम रहती है। तो जो भी आपका ये इस प्रकार से रॉड था, यहां पर आपका v है, यहां पर आपका थीटा है, यहां पर आपका v डैश है, तो अलोंग द लेंथ इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा? यहां पर होगा v cos थीटा, ये वाली इसके बराबर होनी चाहिए। तो v cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू v डैश। एक इक्वेशन ये आ गई सर। मैंने कहा बहुत सही, 3 वेरिएबल है, हमें u नहीं पता, v नहीं पता, v डैश नहीं पता, एक इक्वेशन और चाहिए। सर जैसे ही हमारे पास कोलिजन हुआ, ये स्पीड आई, इधर से लेके इधर तक हमारे पास मिनिमम कंडीशन है पहुंचाने की।
अगर ये आकर के यहां से लेके यहां तक रेस्ट पर आ गए, मेरे वर्ड को सुनना, यहां से लेके यहां तक रेस्ट पर आ गए, तो मैंने एक ऐसी स्पीड दी होगी, एक ऐसी स्पीड दी होगी जो यहां तक इसको लेकर के आ गया। क्लियर? हाँ सर। तो मैंने कहा कि यार यहां पर ग्रेविटी ये तो इसी लेवल पर है, क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा? नहीं सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास नहीं होगा। इस पर अगर आप देखिए ये एल है, ये एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, ये हमारे पास आया। हाँ, तो वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम मैं यहां पे लगा सकता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? माइनस mgl साइन थीटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल में अगर आप देखें तो हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस या माइनस, आप यहां पे लिख लीजिए माइनस हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। अब मेरे पास तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल बन चुके हैं, नाउ आई कैन सॉल्व। तो आइए इन इक्वेशंस को जरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी बेटा? पहली इक्वेशन हमारे पास आई थी 2mu cos थीटा, 2mu cos थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास आया बेटा mv प्लस mv डैश mv प्लस mv डैश cos थीटा, ये आया। और दूसरी वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें, माइनस mgl, माइनस माइनस उड़ा सकते हैं हम लोग, माइनस माइनस माइनस, तो mgl साइन थीटा, mgl साइन थीटा इज इक्वल टू m/2, मैं यहां पे ले लेता हूं v स्क्वायर प्लस v डैश का स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी रिलेशन हमारे पास थी v cos थीटा दैट वाज इक्वल टू v डैश, यही था v cos थीटा इक्वल टू v डैश। लेट्स डू वन थिंग, इसको उठा करके दोनों में रख देते हैं। नेक्स्ट सेट है, इसको मैं इधर भी रख रहा हूं, इसको मैं इधर भी रख रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 2mu cos थीटा इज इक्वल टू mv प्लस m v डैश की जगह पर अगर आप रखेंगे तो ये आ जाएगा v cos स्क्वायर थीटा, और इधर रख दोगे तो ये आ जाएगा बेटा mgl साइन थीटा इज इक्वल टू m/2, और इसको इधर रखोगे तो v स्क्वायर भी आप कॉमन ले सकते हो इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको ये मिल रहा होगा। अब मेरे पास यहां पर वेरिएबल क्या क्या बचे हैं बेटा? एक u बचा है, एक v बचा है। तो लेट्स डू वन थिंग, यहां v स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग कर दे और रेशियो ले लेंगे, उड़ा देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग कर देते। तो अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा इक्वेशन? ये बन जाएगा 4m स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास यहां पर mv अगर आप कॉमन ले लें तो m स्क्वायर v स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये बना। और इसकी इक्वेशन है बेटा हमारे पास mgl साइन थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनका क्या करते हैं, एक रेशियो ले लो बेटा, रेशियो लेते ही वी स्क्वायर हट जाएगा। तो जैसे ही मैं यहां पर इनका रेशियो लूंगा, जैसे ही मैं यहां पर इनका रेशियो लूंगा तो ये क्या बनेगा बेटा? हमारे पास एक m और एक m चला गया, ठीक है, 4 बचा, एक m ऊपर बचा, u स्क्वायर ऊपर बचा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बचा, डिवाइडेड बाय gl साइन थीटा बचा। हाँ सर, और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा बेटा? एक m और m चला जाएगा तो एक 2 ऊपर हमारे पास आ जाएगा, 2m हमारे पास ऐसे बचा, v स्क्वायर चला जाएगा, और एक ये चला जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास ये बचा। हमें तो u चाहिए था, है ना, और ये 2 और ये 2 हट गया। तो जरा देखना u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? gl साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या gl साइन थीटा, और एक m और m भी यहां से उड़ा दिया, ठीक है। तो gl साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर एक 2 बचा हुआ है, ठीक है, और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहां पर ये बचा हुआ है। एक बार चेक कर लीजिए, ये 2 यहां चला गया तो डिनोमिनेटर में आ गया, m और m जा चुका है, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला गया, gl साइन थीटा इधर चला गया 1 प्लस। तो अब u की जो हमारे पास ये वो u आया है जो मिनिमम है।
तो u मिनिमम हमारे पास क्या होगा अगर मैं यहां पर बात करूं, तो दैट इज अंडर रूट में gl साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 + cos² थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 cos² थीटा, ये बनेगा। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू रखना चाहे तो आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं, जरा ध्यान से समझना। g की वैल्यू 10, l की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, l इज 8.4, एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो 8.4 और साइन 30.5, ठीक है, इंटू 1 + cos²30 3/4 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 cos²30, हमारे पास 30 था ना, हाँ, तो 3/4। तो ये वैल्यू जरा एक बार आप लोग निकाल लें, कितनी आ रही है हमारे पास, 10 इंटू 8.4 इंटू 0.5 इंटू हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 7, अगर आप देखें 294 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये 4 और 4 3 2 6। ठीक है, तो डिवाइड बाय 6 अगर आप करेंगे तो √49 आ रहा है बेटा, दैट इज 7। ठीक है, दैट मींस आपको इसको भेजने के लिए कम से कम 7 चाहिए। ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ वेलोसिटी u गिवन टू द टॉय टुवर्ड द स्लोप सो दैट इट कैन कम कंप्लीटली ऑन द स्लोप। हमें रेंज चाहिए, कौन कौन सी वेलोसिटीज आप दे सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो आप मिनिमम हमारे पास 7 हो सकती है। u शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड हमारे पास केस बनेगा। तो इनमें से कौन कौन सा हो सकता है, इस पर काम कर जाएगा, इस पर काम कर जाएगा, इस पर काम कर जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास आंसर है। इन्होंने मिनिमम नहीं पूछा कि कितनी दूं कि बस जस्ट ये उस पर चढ़े, ऐसा होता तो सिर्फ 7 आंसर आता। लेकिन हम लोग ऐसी कौन कौन सी रेंज, इनमें से कौन सी ऐसी स्पीड्स हो सकती हैं कि अगर मैं दूं तो ये चढ़ ही जाएगा। तो मैंने मिनिमम कंडीशन जब निकाली तब वो 7 मीटर पर सेकेंड आ रही है ना। इससे ज्यादा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है चढ़ तो जाएगा ही। तो हमारे पास यहां पर जो आंसर आ रहे हैं आपका BCD, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप इस सवाल में आप लोगों ने मोमेंटम कंजर्वेशन, लाइन ऑफ इंपैक्ट के बारे में सोचना, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचना एंड कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में सोचना, 3-4 कंसेप्ट्स को मिक्स करके एक अच्छा सवाल आप सभी लोगों के सामने था। अगला क्वेश्चन, ठीक है, a long cylinder of radius r1 is displaced along its axis with a constant speed, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, with constant velocity v0 inside a stationary coaxial cylinder of radius r2। ठीक है, the space sorry बेटा, the space between the cylinder is filled with a viscous liquid of coefficient of viscosity eta। find the velocity of the liquid as a function of distance r from the axis of cylinder। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आपका फ्लूइड डायनेमिक्स हल्का सा आएगा, मिक्सचर है। ठीक है यह आपका फ्लूइड डायनेमिक्स आएगा, और आप यहां पर हल्की सी मैकेनिक्स के बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, और बेसिक मैथ्स तो आपको चाहिए ही चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, पहले तो सवाल को समझिए क्या है, पहले आप सवाल को समझिए। अ लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस r1 इज डिस्प्लेस्ड अलोंग इट्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी v0 इनसाइड अ स्टेशनरी कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियस r2। कहने का मतलब मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसी कहानी है कि आपके पास एक बड़ा सा सिलेंडर है। ठीक है, आपके पास इस प्रकार से एक बड़ा सा सिलेंडर है। ठीक है, जिसका ये वाला रेडियस है, पहले तो प्रोसेस समझना एडवांस के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो आपका रेडियस है दैट इज r2, और इसी के अंदर एक और छोटा सा हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, कुछ लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास है r1, इसके बीच में इन्होंने क्या करा है, फ्लूइड भर दिया है।
इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में हमारे पास क्या है, फ्लूइड है। यहां पर भी और यहां पर भी। इस फ्लूइड की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है दैट इज ईटा। क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा। अब जैसे मान लो आप, कभी आपको दूध दिया जाता है, आप चम्मच से उसमें क्या करते हैं, चीनी को मिलाने की कोशिश करते हैं। व्हाट यू डू, आप दूध लेते हैं और आपको ही पता है जो दूध है या फिर पानी है, ठीक है, वो एक रियल फ्लूइड है ना। उसके अंदर जब भी वो फ्लो करेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन रहेगा। यस, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहीं ना कहीं एक रियल फ्लूइड में हमारे पास होना ही चाहिए। अब जरा याद करो, आप क्या करते हो जब उसको मिलाने की कोशिश करते हो तो क्या एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हो, हाँ या ना। सोचिएगा, ये बहुत मस्त सी चीज है। आप चम्मच में कांस्टेंट फोर्स मिलाते हो और देखो आप फोर्स लगाए जा रहे हो। अगर आप न्यूटन लॉ के हिसाब से देखो तो फोर्स अगर आप लगाए जा रहे हो तो मोमेंटम चेंज होना चाहिए। यहां पर आप बोलिए कि आप टॉर्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप घुमाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो स्पीड तो बढ़नी चाहिए थी ओमेगा, बढ़ते 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 बढ़ते, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली लगा रहे हो। लेकिन क्या आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी है, जब आप यहां पर टॉर्क लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट ओमेगा से ही घूम रहा होता है। क्यों, क्यों? क्योंकि जो अंदर के जो लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके टॉर्क से बैलेंस आउट कर रहा होता है। मतलब जो लेयर्स आपस में, जब पानी की लेयर्स या लिक्विड की लेयर्स घूमना स्टार्ट करेंगी तो एक दूसरे से रगड़ेंगी, तो वहां पर भी आपके विस्कस फोर्सेस आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो उसका टॉर्क डेवलप हो रहा है वो आप जो एडिशनल टॉर्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसको बैलेंस आउट कर रहा है, इसीलिए वो कांस्टेंट स्पीड से घूम पाएगा। समझ आई बात। अगर मान लो कि लेयर्स के बीच में कहीं कहीं पर भी विस्कस फोर्स नहीं होता, आप लगाते तो टॉर्क लगाते हुए तो अल्फा आएगा, अल्फा आएगा तो ओमेगा बढ़ेगा, तो ये बढ़ते 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 जाना चाहिए था, राइट। तो आइडियल फ्लूइड की अगर बात करें तो हमारे पास स्पीड बढ़ती चली जाती, लेकिन ये रियल फ्लूइड होने की वजह से उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने इसको, इस वाले को कहीं ना कहीं ऐसे घुमा दिया है, घुमा रहे हैं। एक बार घुमा करके छोड़ दोगे, आप चम्मच को घुमा करके छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में जाकर के रुक जाएगी, राइट। तो इन्होंने कहा है कि अंदर वाली कांस्टेंट वी नॉट से आप उसको घुमाए जा रहे हैं, दैट मींस आप कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स टू रोटेट। और कहीं ना कहीं जो लेयर्स के बीच का जो भी फ्रिक्शन बन रहा है, जो भी हमारे पास ड्रैग फोर्स अगर मैं वर्ड बोलूं, वो भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो चुका, क्योंकि अगर ये स्पीड कांस्टेंट है, आप एक फोर्स कांस्टेंट लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स लगाने से तो स्पीड अप होना चाहिए था, लेकिन स्पीड अप क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रैग फोर्स बिटवीन लेयर्स, बिटवीन लेयर्स, वो भी आपकी क्या हो चुकी होगी, कांस्टेंट हो चुकी होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला, इनसाइड अ स्टेशनरी कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियस R2, बाहर वाला रेस्ट पर है, ठीक है, बाहर वाला आपका रेस्ट पर है, अंदर वाला V0 से हमारे पास घूम रहा है। द स्पेस बिटवीन द सिलेंडर इज फिल्ड विद अ विस्कस लिक्विड ऑफ इतना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r। ये हमारे पास यहां पर r डिस्टेंस पर ये लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, मान लेता हूं इसका लेंथ हमारे पास l है, सपोज द लेंथ इज l, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो मैंने कहा भाई ध्यान से देखो, हमें स्पीड चाहिए और ड्रैग फोर्स बिटवीन द लेयर्स कांस्टेंट है, तो क्या मैं अगर एक आर रेडियस पर एक सिलेंड्रिकल, यहां पे समझना, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लूं, कंसेप्ट कहां से उठा रहे हो सर, कंसेप्ट यहां से उठा रहा हूं कि ड्रैग फोर्स भी कहीं ना कहीं हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमारे पास एक लॉजिकली अगर हम लोग अपने रियल लाइफ से सोचे तो वहां से ही उठ के आ रहा है, तो ड्रैग फोर्स बिटवीन द लेयर शुड बी कांस्टेंट। तो मैंने कहा अगर मैं एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लेता हूं ऑफ रेडियस r लाइक दिस, ठीक है, ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस इसका dr, ठीक है, इसका जो हमारे पास थिकनेस है dr है, लेंथ तो उसका l ही रहेगा, ठीक है, लेंथ हमारे पास इसका l ही रहेगा। जो हमारे लिए यहां पर है स्पीड दैट इज v0, और जो हमारे पास बाहर वाली जो शेल थी जिसका रेडियस है आपका R2, ये है रेस्ट पर,
ठीक है, ये है रेस्ट पर, और इसका रेडियस जो R1 था ये है V0 से घूम रही है। तो लिक्विड्स भी कहीं ना कहीं स्पाइरल फॉर्म में हमारे पास घूम रहा होगा इसके साथ, राइट, एंड कांस्टेंट स्पीड से ही हमारे पास घूम रहा होगा, राइट। आपको भी पता है जो लिक्विड सरफेस के साथ होगा वो कहीं ना कहीं यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि सरफेस ही रुका हुआ है तो यहां पर स्पीड ऑफ द लिक्विड 0 होगी, और क्योंकि ये कंटेनर के साथ यहां पर घूम रहा है तो यहां पर जो स्पीड ऑफ द लिक्विड हमारे पास होगी बेटा, दैट विल बी अगेन V0 स्टिक करके घूम रहा होगा। तो मैंने कहा यार देखो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो हमारे पास फोर्स या ड्रैग फोर्स हमारे पास होगा, ड्रैग फोर्स की अगर आप बात करें तो वो कितना होगा, सब फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए dV/dx होता था बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो अगर मैं मान लीजिए यहां पर इस वाली लेयर की स्पीड और इस वाली की स्पीड में डिफरेंस आएगा, जो इसके साथ अटैच होकर घूम रहा है वो तेज घूमेगा, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो स्पीड कम होती जा रही है। जब हमारे पास दो लेयर्स ऑफ द लिक्विड के बीच में स्पीड का डिफरेंस होगा तो ड्रैग फोर्स आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू ईटा ए dV/dx। अब जरा समझना, जो ये फोर्स है F, ठीक है, जो ये हमारे पास फोर्स है F, ईटा हमारे पास ए क्या रहेगा सर, हमारे पास 2πr इंटू लेंथ 2πr इंटू एल हमारे पास रहेगा, और dv बाय वेलोसिटी का चेंज, यहां पर कुछ और वेलोसिटी होगी, यहां पर कुछ और होगी, तो dv/dr हमारे पास कुछ ऐसे रहेगा। समझ आई बात? क्योंकि इतना लेंथ चलने पर आपकी स्पीड में चेंज हुआ है, तो dv बाय जो स्पीड ग्रेडियंट आया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो इन दोनों लेंथ के बीच में ही हम लोग ले रहे हैं। सर ये एरिया कैसे लिखा, जैसे आपके लिए कोई ग्लास है तो अंदर वाला एरिया हमारे पास क्या होगा, 2πr इंटू लेंथ एल। अब मुझे ये बात पता है कि ये जो भी ड्रैग फोर्स है दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है, कहीं ना कहीं हमारे पास इक्विलिब्रियम टाइप की बात आप कह सकते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे निकालना क्या था कि किसी भी r पर v क्या है, यही तो बोला है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r। तो किसी भी r पर हमारे पास v क्या है, r और v, r और v, r और v का रिलेशन चाहिए। तो लेट्स डू वन थिंग, इनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो f इंटू dr/r इज इक्वल टू, ये कितना आएगा बेटा, 2π ईटा एल dv। हाँ सर, इंटीग्रेट कर ले, यस। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा, दिस इज f ln r इक्वल टू 2π ईटा एल v, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, ठीक है हमारे पास। अब ये कांस्टेंट कैसे निकालें, या तो आप लिमिट्स रख लीजिए या बाउंड्री कंडीशंस रख लीजिए। जरा समझना, ये इसी में जब r की वैल्यू कितनी थी, r1, तो v की वैल्यू थी v0। हाँ सर ये बात तो थी। तो मैंने कहा यहां से अगर आप इक्वेशन देखें, f ln r1 दैट इज इक्वल टू 2π ईटा एल v0 प्लस c, यही आया। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही बेटा, f, या फिर अभी रुको, यहां से और दूसरे साइड से भी आ सकती है, जो आसान रहेगी वो यूज कर लेंगे। अगर मैं r की वैल्यू r2 डालूं यहां पर, तो स्पीड कितनी है, 0। तो जरा देखना, f ln r2 दैट इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, प्लस c, यहां से c निकालना ज्यादा आसान है, उठा करके इधर डाल दो, ठीक है। इस c को उठा करके इधर आप यहां पर रख लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। तो दैट रिलेशन विल बी, अगर मैं यहां लिखना चाहूं, ठीक है, दैट रिलेशन विल बी f ln r1 इज इक्वल टू हमारे पास 2π ईटा एल v0 प्लस c की जगह पर आप लोगों ने लिख दिया f ln r2। इसको इधर ले जाओ बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, f ln r1/r2 बन जाएगा। हाँ सर, दैट इज इक्वल टू 2π ईटा एल v0। एक रिलेशन ये आ गया। हमें चाहिए था कि भाई किसी भी r पर हमारे पास स्पीड क्या है। तो मैंने कहा कि यार किसी भी r पर स्पीड चाहिए तो यहां पर भी c को इंट्रोड्यूस कर देते। तो ये कितना आएगा बेटा, f ln r, ठीक है, इक्वल टू 2π ईटा एल v प्लस ये कितना आएगा, f ln r2।
इसको इधर ले जाते हैं बेटा, एफ एल एन आर बाय आर टू दैट इज 2 पाई ईटा एल वी। क्या हमें दो लेयर्स के बीच का फोर्स, क्या हमें दो लेयर्स के बीच का फोर्स पता है? नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं उसको एलिमिनेट करना है, तो क्या मैं इधर इधर रेशियो ले सकता हूं? हाँ बिल्कुल। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो और रेशियो ले लो। जैसे आप यहां पर रेशियो लेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 पाई ईटा एल, 2 पाई ईटा एल, मैं कह रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो v बाय वी नॉट बनेगा, हाँ सर, इज इक्वल टू, यहां पर बनेगा बेटा f और f कट जाएगा, एल एन आर बाय आर टू बनेगा, हाँ सर, डिवाइडेड बाय एल एन हमारे पास आर वन बाय आर टू बनेगा। यस तो यहां से अगर आप देखें तो v की वैल्यू आपको क्या मिल रही है बेटा, v नॉट इंटू एल एन आर बाय आर टू डिवाइडेड बाय एल एन आर वन बाय आर टू। ये हमारे पास v की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो r बाय आर टू जरा देखा जाए हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, r बाय आर टू, ठीक है, हमारे पास r बाय आर टू बाय आर वन, ये हमारे पास उल्टा आ रहा है, ठीक है, हमारे पास 2 3 नहीं है, r बाय आर टू, आर वन बाय आर टू, आर वन बाय आर टू, तो डी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो अब अच्छा सवाल है, बिल्कुल ध्यान से आपको चीजों को यहां पर समझना था, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ योयो ऑफ मास m। अब योयो हनी सिंह नहीं है बेटा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एक सिलेंडर हल्का सा ना, जैसे डंबल टाइप का, एक छोटा सा डंबल टाइप का, तो जो बच्चे नहीं जानते, उसके अंदर धागा बंधा होता है, लोग हाथ पे उसको बांध करके उसको फेंकते हैं, फिर वापस मंगा लेते हैं, फेंकते हैं, तो वो उसको योयो कहते हैं, ठीक है। A yo-yo of mass m has an axle of radius b and a spool, मतलब वही डंबल टाइप आप समझ लीजिए, स्पूल मतलब बेलन टाइप का, of radius r, ठीक है। Its moment of inertia about an axis passing through the center of the yo-yo can be approximated। जो इसका पूरा सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, ठीक है, जो सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ रहा है, दैट इज हाफ mr square। The yo-yo is placed on a table and the string is pulled with a horizontal force F to the right as shown in the figure। आप उसको उधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। The coefficient of friction between the yo-yo and the table is mu, ठीक है। तो इधर ये हमारे पास रफ है, ठीक है, ये हमारे पास रफ है, of coefficient of friction that is equal to mu, ठीक है। If string is pulled very gently, the yo-yo rotates in forward direction, clockwise direction without any slipping। If string is pulled very gently, the yo-yo rotates in anti-clockwise direction without any slipping। तो पहले दो ऑप्शन आपको देख करके पता लग रहा है कि जेंटली अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कंडीशन देखनी है क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इफ स्ट्रिंग इज जग्ड हार्ड, बिल्कुल अचानक से आप उसको खींच दे रहे हैं, द यो-यो रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बट स्टिल मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय स्लिपिंग। तो यहां पर हमारे पास स्लिपिंग हो रही होगी और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास घूम जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ पुलिंग फोर्स फॉर विच योयो विल रोल विदाउट स्लिपिंग, रोल करना है विदाउट स्लिपिंग इज दिस, इतना। तो ये एफ की वैल्यू, ये क्या वैल्यू है हमारे पास, 1 + 2, चलो उस समय देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हमारे पास हो जाए। तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा कि दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप इसको धीरे धीरे खींचते, बिल्कुल आराम से जेंटली खींच रहे हैं, तो हमें बताना है कि किस टाइप का मोशन हो रहा होगा। अगर आप सडनली खींच रहे हैं तो आपको बताना है किस टाइप का मोशन होगा। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अगर आपको यहां पर करानी है तो आपको बताना होगा कि हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जरा यहां पर समझना कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास सरफेस है और क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये रफ है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि दिस इज रफ, ठीक है। ये हमारे पास इस प्रकार से और ये हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है। ये अंदर वाला सर ये क्या है, इसी के ऊपर धागा बंधा हुआ है बेटा, इसी के जैसे तुम्हारे पास पतंग वाली जो चक्री होती है ना, वैसी समझो आप, ठीक है। तो ये चक्री का वो है और इसी के ऊपर आपका धागा बंधा हुआ है, ठीक है। और आप ये समझिए, आप यहां से इस पर एक फोर्स F लगा रहे हैं, यहां से आप इस पर एक फोर्स F लगा रहे हैं। रेडियसेस हमें क्या क्या दे रखे हैं, कैपिटल R एंड B। तो ये वाला जो आपका रेडियस है दैट इज कैपिटल R,
और जो स्मॉल रेडियस है दैट इज स्मॉल बी। ठीक है, ये हमें दे रखा है, ये रफ है। अब पहला केस हमारे पास क्या आता है, ठीक है, इफ स्ट्रिंग इज पुल्ड वेरी जेंटली, बिल्कुल आराम से अगर आप इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, द योयो रोटेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप ध्यान से समझिए, अगर आप इसका जेंटली अगर आप इसको कर रहे हैं, जेंटली पुल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं होगी। वर्ड्स को ध्यान से सुनना, यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है। और अगर यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो क्या मैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के अपना सवाल कर सकता हूं? हाँ सर। तो अगर आप देखें तो इस पॉइंट के हिसाब से आपका वजन नीचे होगा, mg आपका नीचे होगा, क्या इसका टॉर्क आएगा? नहीं आएगा। नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, क्या टॉर्क आएगा? नहीं आएगा। मान लो फ्रिक्शन हमारे पास जो भी है, क्या उसका टॉर्क आएगा? नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका जो भी टॉर्क आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो जेंटली अगर आप पुल कर रहे हैं तो बॉडी इस पॉइंट के अबाउट कैसे घूम रही होगी सर? क्लॉकवाइज हमारे पास घूम रही होगी हमारे पास, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी विदाउट स्लिपिंग। तो इन्होंने क्या बात बोली है? स्ट्रिंग इज पुल्ड वेरी जेंटली, द योयो रोटेट्स इन फॉरवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन विदाउट एनी स्लिपिंग। ये बात तो सही है। इन्होंने कहा एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्ट्रिंग इज जर्क्ड हार्ड, द योयो रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बट स्टिल मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय स्लिपिंग। अब अगर मान लो कि आप इसको जर्क देते हो, जर्क मतलब क्या होता है? अचानक से आपने इसको यहां पर खींच दिया, तो जो आपका फोर्स है, जो धागे वाला फोर्स है, दैट इज एन इंपल्सिव फोर्स। ये जो धागे वाला फोर्स होगा, फोर्स आपका यहां पर इंपल्सिव होगा, झटके से अचानक से आ जाएगा, हाँ, ठीक है। और जो आपका फ्रिक्शन यहां पर रफ सरफेस की वजह से जो आपका फ्रिक्शन फोर्स बनेगा, क्या वो इंपल्सिव होगा? नहीं, वो तो सर नॉन इंपल्सिव होता है, क्योंकि ये कभी भी मोमेंटम चेंज करेगा तो हमारे पास टाइम तो लेगा ही लेगा, है ना। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो नॉन इंपल्सिव है, ये इतनी जल्दी उतना नहीं बन पाएगा। ये अचानक से बहुत तेज बड़ा वैल्यू होगी, मान लो ये अचानक से 100 हो गई, इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि स्लिपिंग हो जाएगी सारे बच्चे? क्योंकि ये वाला फोर्स इतना अचानक से आया है, ये वाला फोर्स अभी बना नहीं होगा उतना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास स्लिपिंग हो जाएगी, यस। और अगर आप देखें तो ये वाली बॉडी पर अभी आप ये मान के चलिए कि ये फोर्स सडनली इतना हाई वैल्यू हो गई और फ्रिक्शन आएगा, लेकिन वो थोड़े समय के बाद आएगा, तो क्या उस समय उसकी वैल्यू कम होगी? तो क्या यहां पर स्लिपिंग हो जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल स्लिपिंग हो जाएगी। तो स्लिपिंग तो होने वाली है। दूसरी बात, अब हम लोग अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बना नहीं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में टॉर्क देने की कोशिश करेगा? ये लार्ज वैल्यू है, सडन वैल्यू है, हाँ, तो ये किस डायरेक्शन में इसको टॉर्क देगा? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में देना दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेशन ये प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो अगर आप देखें, इफ स्ट्रिंग इज जर्क्ड हार्ड, द योयो रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बट स्टिल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बाय स्लिपिंग, यस, ठीक है। तो ये वाला गलत है, तो हमारे पास ए आंसर होगा, इसका सी आंसर होगा। अब तीसरी बात, हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द पुलिंग फोर्स फॉर विच योयो विल रोल विदाउट स्लिपिंग, हमें विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन में एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर अब आप देखें तो कैसे करेंगे सर? मान लेते हैं डी ऑप्शन अगर हमें सॉल्व करना है, डी ऑप्शन, तो ये हमारे पास योयो था, ये हमारे पास सरफेस था, ठीक है। सर आपने यहां पर एक फोर्स लगा दिया है एफ, मैंने कहा यस, दिस इज बी, दिस इज आर, और हमारे पास जब आपने यहां पर फोर्स लगाया है तो मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास फ्रिक्शन कुछ इस प्रकार से आया। समझ आई बात? हमारे पास आपने यहां पर फोर्स लगाया है तो फ्रिक्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया, क्योंकि हमें प्योर रोलिंग करानी है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर प्योर रोलिंग में तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं। अरे पगले, प्योर रोलिंग में ये दोनों पॉइंट हमारे पास आपस में स्लिप नहीं होने चाहिए, है ना। अब तू कह रहा है कि सर फ्रिक्शन नहीं होगा, ध्यान सुन, तो इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो क्या ये जमीन पर घिसटेगा? हाँ। तो आपको यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है, ये ए एक्सेलरेशन से यहां जा रहा है
और मान लीजिए कि ये हमारे पास इस टाइप से अल्फा ऐसे रोटेट हो रहा है, प्योर रूलिंग हमें करानी है। तो अगर मैं ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखूं तो F माइनस एफ दैट इज इक्वल टू एम ए हमारे पास रहेगा, हाँ, A इक्वल टू आर अल्फा, क्योंकि ये आपका A होगा, प्योर रोलिंग है, आर अल्फा आपका यहां होगा, तो A इक्वल टू आर अल्फा हमारे पास यहां होगा, हाँ सर। और अगर आप देखें तो टॉर्क की इक्वेशन अबाउट सेंटर अगर आप लिखेंगे तो F इंटू बी, ठीक है, माइनस ये इस डायरेक्शन में हमारे पास, तो पहले फ्रिक्शन इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो F इंटू आर माइनस एफ इंटू बी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, ये इक्वेशन बन गई। एक बार देख लीजिए, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग यहां पर मान सकते हैं, दैट फ्रिक्शन विल बी, हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दैट इज म्यू एस एम जी, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि वेट नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा। अगर आप बनाना चाहें तो यहां बना सकते हैं, एम जी इधर होगा और नॉर्मल रिएक्शन आपका इधर होगा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू हमें निकालनी है। लेट्स डू वन थिंग, पहली बात तो आप यहां पर इन सेट ऑफ इक्वेशन में एफ माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम इंटू ए की जगह आप आर अल्फा रख लीजिए, ठीक है। और यहां पर आपका आएगा म्यू एम जी आर माइनस एफ इंटू बी दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा दैट इज ए, या अल्फा के टर्म में रख लीजिए, ठीक है। दोनों का रेशियो लिया जा सकता है बेटा, क्योंकि अल्फा हट जाएगा तो हम लोग एफ की बात निकाल लेंगे, तो ये इन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए। जैसे आप यहां पर रेशियो लेंगे तो यहां पर बनेगा एफ माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, यहां पर म्यू एम जी आर, म्यू एक आर उड़ा दे, नहीं चलो ठीक है, म्यू एम जी आर माइनस एफ बी दैट इज इक्वल टू एम और एम उड़ जाएगा, हाँ सर, एक आर और आर उड़ जाएगा सर, एक अल्फा और अल्फा उड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा सर 2 बाई आर, है ना। एक एम और एम उड़ गया, आर और आर उड़ गया, अल्फा और अल्फा उड़ गया, तो यहां पर 1 डिवाइड बाय आर बाय 2, तो 2 बाई आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा बेटा एफ आर माइनस म्यू एम जी आर इक्वल टू 2 म्यू एम जी आर माइनस 2 एफ बी, यही बना। तो अगर आप इस वाले को यहां पर ले आए, ठीक है, या फिर इस वाले को यहां ले आते हैं, 3 एफ आर इज इक्वल टू 3 म्यू एम, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है हमारे पास, हाँ, 3 म्यू एम जी आर, ये आ रहा है हमारे पास, 3 एफ आर इधर हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा, यस। तो आर और आर हमारे पास उड़ गया, एफ की अगर आप बात करोगे 3 और 3 उड़ गया, तो एफ की बात आ रही है म्यू एम जी। कुछ गड़बड़ हुई है, बी कहां गया हमारा, ये वाली गड़बड़ हुई है, बी भी तो होना चाहिए ना, रेडियस सेम थोड़ा ना है। तो ये आएगा बेटा एफ आर माइनस म्यू एम जी आर इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी आर माइनस 2 एफ पी, ये भी आएगा, बी भी तो था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो एफ इंटू आर प्लस 2 एफ बी दैट इज इक्वल टू 3 म्यू एम जी आर, ये बन गया बेटा। और f की बात करेंगे तो दैट इज 3 म्यू एम जी आर डिवाइडेड बाय हमारे पास r प्लस 2b, ये आ रहा है, ठीक है। तो f की बात करें तो 3 म्यू एम जी और 1 प्लस 2b बाय r है, ठीक है। तो r को कॉमन लेकर के उड़ा सकते हैं हम लोग, अगर आप यहां से r को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 म्यू एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2b बाई आर, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये विदाउट स्लिपिंग के लिए हमारे पास ये वैल्यू बिल्कुल सही है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी मैच कर जाएगा, तो डी ऑप्शन दैट इज ऑल्सो योर आंसर। हमारे पास बेटा अगला क्वेश्चन है, on the top of a cylinder with a horizontal axis a plank is placed whose length is L and thickness is H, for which radius r of the cylinder the horizontal position of the plank will be in stable equilibrium। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है।
इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। ऑन अ टॉप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। ये आप लोगों ने करके भी देखा होगा वैसे लाइफ में, ठीक है। नहीं करके देखा तो प्लीज इसको करके देखिए, ठीक है। अब बात होती है कि हाँ सर फिजिकली तो मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लूं, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन चलिए एक बार कोशिश करते हैं, मैकेनिक्स को इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑन अ टॉप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, हमारे पास अ प्लैंक इज प्लेस्ड हुज लेंथ इज एल एंड थिकनेस इज एच फॉर विच रेडियस, ये इस सिलेंडर की हमारे पास ऐसी क्या रेडियस होनी चाहिए, ठीक है, कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पहली बात है कि सर स्टेबल में से हमें क्या मतलब होता है। स्टेबल होने का मतलब है कि जब आपने उसको ब्लॉक को अगर आपने क्या करा, डिस्टर्ब करा, ठीक है। पहली बात तो इनिशियल फोर्स उस पर 0 होना चाहिए, और अगर आपने उसको डिस्टर्ब करा फ्रॉम इक्विलिब्रियम, तो वो वापस रिगेन करने की कोशिश करे, रिगेन दी पोजीशन, उसको हम लोग अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये आप लोगों ने करके भी देखा होगा। अब मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम ये क्या बताना चाह रहा है, जैसे मान लो कि हमारे पास कहीं ना कहीं एक सिलेंडर है कुछ ऐसा, ठीक है। हमारे पास कहीं ना कहीं एक सिलेंडर है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करा है कि एक रॉड रखी है। आप लोग बैलेंस तो आउट ऐसे कर सकते हैं एक रॉड को, है ना। आपने इसके ऊपर एक रॉड रखी है, और आपको ये पता है कि इसका जो टॉप पॉइंट होगा, इसका जो यहां पर टॉप पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पर जब आप ये रॉड को रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करी जा सकती है। और कहीं ना कहीं इस रॉड का भी सेंटर ऑफ मास कहां लाई करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर लाई करना चाहिए, क्योंकि इस साइड का जो भी टॉर्क होगा और इस साइड का जो भी टॉर्क होगा वो बैलेंस आउट कर जाएगा, ये रुका रहेगा। ये बात समझ आई। हाँ, तो इसका इसी का साइड व्यू अगर मैं बनाऊं, जरा ध्यान से समझना, इसी का अगर मैं साइड व्यू बनाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये हमारे पास हाफ सिलेंडर हो गया, ठीक है। और जो हमारे पास यहां पर रॉड है वो कहीं ना कहीं ऐसे, मैं इसको थोड़ा सा हाइट ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए आसानी रहेगी। यहां कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास है, और अगर ये वाली हाइट हमें कितनी दे रखी बेटा, लेंथ हमारे पास एल है, हाइट एच है, और ये आर है, इसका रेडियस हमारे पास आर है, ये वाली हाइट हमारे पास एच है, एंड दिस लेंथ इज एल। तो क्या ये वाले जो हमारे पास हाइट होगी दैट इज h/2। हाँ, इनिशियली ये, अगर अब आप इसको डिस्टर्ब करते हैं तो किस पॉइंट तक मैं इसको डिस्टर्ब कर सकता हूं। जैसे मान लो आपने इसको हल्का सा बेंड करा, जैसे आप इसको हल्का सा बेंड करोगे ये ऐसे 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 करता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ सर, अगर आप इसको बेंड करोगे हल्का सा बेंड और छोड़ोगे तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करना स्टार्ट कर जाता है। मैंने कहा हाँ सर, अगर मैं इसको और ज्यादा बेंड करूंगा तब भी एक पॉइंट होता है जहां पर ये ऑसिलेट कर लेता है, लेकिन सर अगर मैं बहुत ज्यादा बेंड करता हूं तो ये नीचे ही गिर जाता है। पहले तो ये फील करिए इसको, ये आपने देखा होगा, इसके ऊपर रखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर मैं इसको हल्का सा टच करूंगा तो ये ऐसे ऐसे आ रहा है, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा टच, अभी मेरे हाथ में तो फ्रिक्शन भी है यहाँ पर, ठीक है, और ये रॉड वैसे बैलेंस्ड भी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप देखें तो ये ऐसे बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब करूंगा, ऐसे करूंगा, तो ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है। आप देखिए ये ऑसिलेशन है। एक पॉइंट अगर आप इसको स्मूथ स्फेयर पर या स्मूथ सिलेंडर के ऊपर अगर आप एक पॉइंट से ज्यादा करेंगे तो ये नीचे ही गिर जाएगा। तो इन्होंने हमें क्या पूछा क्या है कि भाई हमारे पास ऐसा फॉर विच रेडियस आर, हमारे पास कौन सा ऐसा रेडियस हमारे पास हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन रखे। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मतलब वो वापस आना चाहिए, है ना। तो सर इस कंडीशन में ये रुका हुआ क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ही इसका एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा और यहां पर ही इसका एक वजन आएगा। तो जो भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके अबाउट अगर आप देखें नेट फोर्स भी आपका 0 आ रहा है और नेट टॉर्क भी आपका 0 आ रहा है। तो ये आपका एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हुआ।
अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है अनस्टेबल है, उसको कैसे करें? तो इसको थोड़ा सा फोर्स, आप एनर्जी एनालिसिस भी लगा सकते हैं, हम फोर्स एनालिसिस से जाएंगे, फोर्सेस को एक बार देख लेते हैं। अगर आप इसको हल्का सा डिस्टर्ब करते तो क्या होगा, ठीक है? तो आप लोग भी कोशिश करिए कि इसको हल्का सा एक बार डिस्टर्ब करा जाए, फिर देखते हैं उसमें क्या चेंजेस हमारे पास आते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है? कुछ इस प्रकार से है, यस। ये इनिशियल इसकी पोजीशन थी, हां, ठीक है। और मैं इसको कुछ ऐसे मैं इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा बना रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको देखने में आसानी रहे। मान लीजिए मैंने इसको यहां पर ऐसे डिस्टर्ब कर दिया है, दिस इज हाइट h, ठीक है, दिस इज हाइट h, और हम लोगों ने इसको यहां पर कहीं ना कहीं ऐसे यहां पर डिस्टर्ब कर दिया है, दिस एंगल इज स्मॉल एंगल थीटा सपोज, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास, जो इनिशियली इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो कहां पर था सर, वो यहां कहीं था, और वो भी कहीं ना कहीं यहां पर ऐसे बेंड हो जाएगा। जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये भी हमारे पास बेंड होगा, सेंटर ऑफ मास आपका कहीं ना कहीं यहां से यहां आ जाएगा, है ना। जब आप इसको रोटेट करेंगे हल्का सा, सेंटर ऑफ मास यहां था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ऐसे दोनों ही हमारे पास इक्वल एंगल से, यहां पर अगर आपका ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला रोटेशन भी हमारे पास थीटा का ही होगा। मैं यहां पे थीटा लिख देता हूं, ठीक है। अब आप कैसे पता करेंगे कि सर ये स्टेबल में है या नहीं है? भाई देखो, हमारे लिए अगर आप यहां पर बात करें तो वजन का जो भी टॉर्क होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा। वेट हमारे पास क्या होगा, ऐसे। और दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। जब तक वजन, वजन का लाइन ऑफ फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। जब तक वजन का लाइन ऑफ फोर्स इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में रहा, टू द लेफ्ट साइड अगर हमारे पास रहा, तो टॉर्क ये इस प्रकार से देगा और ये वापस आ जाएगा। समझ आई बात? जब तक यहां पर ये वाला लेंथ है बेटा, ये वाला लेंथ हमारे पास है, आप ये चीज समझिएगा कि हमारे पास ये वाले डिस्टेंस की वजह से एक टॉर्क हमारे पास आएगा। मैं इस पॉइंट को मान लीजिए कह देता हूं, इस पॉइंट को ए। व्हेन mg लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए, तो हमारे पास जो टॉर्क ड्यू टू वेट होगा अबाउट ए, अबाउट ए, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आएगा, हाँ सर, और ये वापस इसको रिस्टोर कराने में मदद कर देगा, ये ब्लॉक वापस कहीं ना कहीं चला जाएगा। लिमिटिंग कंडीशन क्या है, लिमिटिंग कंडीशन हमारे पास की मतलब उसके बाद अगर आपने और हल्का सा बेंड करा तो ये सर वापस नहीं आएगा। तो लिमिटिंग कंडीशन हमारे पास ये है कि जो वे mg का लाइन ऑफ फोर्स है पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू ए, इसके बियॉन्ड अगर आप बात करेंगे तो ये वापस नहीं आएगा, ये फिसल के मतलब घूम करके नीचे गिर जाएगा। अगर हमारे पास इफ लाइन ऑफ फोर्स ऑफ mg, if line of force of mg is to the right, is to the right of a, तो हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क बन जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास रोटेट करके फॉल कर जाएगा नीचे। समझ आई बात? भाई देखो, तूने इतना बेंड कर दिया कि ये सेंटर ऑफ मास घूम करके किधर आ गया, इधर आ गया सपोज, तो वजन किधर लग रहा होगा सर, इधर लग रहा होगा। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट ये टॉर्क कैसा देगा, क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, आर क्रॉस एफ, तो आर इधर है एफ इधर है, आर क्रॉस एफ करोगे अंदर की डायरेक्शन का टॉर्क, अंदर मतलब अलोंग द एक्सिस, एंड क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होगा, तो ये नीचे ही गिर जाएगा सर। तो हमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि भाई अगर इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है,
कौन से कलर से लूं, चलो व्हाइट से ले लेता है। हमारे पास अगर हमारे पास ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है? जैसे ये वाली लाइन थी, सेंटर ऑफ मास की यहां पर हमारे पास हुआ है और ये वाला पॉइंट हमारे पास कहीं ऐसे हुआ है, दोनों का एंगल ऑफ रोटेशन सेम है, ठीक है। ये है आपका आर, ये है पॉइंट ए, ये एंगल थीटा, ठीक है। ये है आपका COM, ये है आपका h/2, ये है एंगल थीटा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि इस पॉइंट पर जो भी इसका वजन लग रहा होगा, स्टेबल के लिए कंडीशन क्या आएगी भाई? सर स्टेबल की कंडीशन यह है कि mg शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट, है ना। दैट मीन्स अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये वाला लेंथ है हमारे पास x1 और ये वाला लेंथ है हमारे पास x2, अगर आप देखें x1 की वैल्यू हमेशा x2 से कम होनी चाहिए। इक्वल टू के केस में वो कहीं ना कहीं जस्ट आप ये बात बोलेंगे टॉर्क 0 हो रहा होगा, लिमिटिंग कंडीशन है, ठीक है। स्टेबल के लिए अगर मैं बात करूं तो x1 की वैल्यू हमेशा x2 से कम होगी, इसीलिए इसके अबाउट जो टॉर्क आएगा वो हमेशा रिस्टोरिंग नेचर का आएगा। अब मैं अगर x1 की बात करूं तो h/2 cos अल्फा h/2 sin थीटा कह सकता हूं, ठीक है। हमारे पास ये थीटा है h/2 cos थीटा h/2 sin थीटा, और ये वाले x2 की बात करें r, ये है r cos थीटा r sin थीटा। तो r की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन h/2, ये हमारे पास कंडीशन बनी कि r की वैल्यू इक्वल टू का भी अगर हम लोग है तो इक्वल टू भी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई अनस्टेबल तो नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास h/3 h/4 2h/3 एंड ये हमारे पास h ही हो गया ना, ये हमारे पास h ही हो गया बेसिकली, या तो अब पता नहीं उसने ऑप्शन कहीं वो ऐसा ना कराओ, लेकिन चलो हम लोग इसको h ही मानते हैं। हो सकता है टाइपिंग करते समय उससे कुछ गलती हो गई होगी। तो हमारे पास जो रेडियस की जो हमारे पास कंडीशन बनी है, r की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.5 ऑफ h, यही तो बनी हमारे पास कंडीशन, है ना। हमारे पास ग्रेटर देन 0.5 ऑफ h, तो अगर आप ये देखें तो ये 0.3h 0.33 आ रहा है, 0.25 आ रहा है, ठीक है। हमारे पास 0.6, ठीक है, हमारे पास 6 के आसपास आ रहा है, और ये h आ रहा है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है और ये वाला ऑप्शन हो सकता है ना। क्लियर, ये हमारे पास ये दोनों ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। अब यहां पर कोई अगर और चीज होती, मतलब h 0.5h से हमारे पास ज्यादा होना चाहिए तभी ये स्टेबल में है। तो अगर ये h/4 है तो ये हमारे पास गलत हो गया, ये हमारे पास गलत हो गया, 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2/3 0.66 के आसपास, तो ठीक है, तो 0.66 h, और ये तो C एंड D हमारे पास यहां पर ऑप्शन होने चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा रोटेशन के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में, और थोड़ी सी आपकी मैथमेटिकल एनालिसिस यहां पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है, स्फीयर ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी 4i कैप 3j कैप -5 k कैप व्हेन इट हिट्स अ स्मूथ वॉल। पहली बात, यहां पर एक स्मूथ वॉल के साथ ये हिट कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, 0 है। क्लियर, फ्रिक्शन इज 0 एट दिस पॉइंट एंड रिबाउंड्स विद वेलोसिटी हमारे पास ये है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द स्फीयर्स एंड द वॉल। सर कोलिजन आ गया, अब कैसे करें? सर वेलोसिटीज के फॉर्म में दे रखा है, तो वेक्टर के फॉर्म में, हाँ। सर 3 डायमेंशनल, हाँ। अब कैसे करोगे? वॉल की स्पीड नहीं दे रखी है कि वॉल कितनी स्पीड से चल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या मान सकते हो? सर हमें तो रेस्ट पर ही मानना पड़ेगा और कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है। बिल्कुल, तो पहली बात, ये आपका अजम्पशन सही ही है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले सर आप तो अज्यूम कर रहे हो, क्योंकि बहुत क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है कि वॉल की स्पीड क्या है, तो अब तो ये कुछ भी हो सकती है। तो सबसे इजीएस्ट अजम्पशन क्या हो सकता है कि भाई रेस्ट पर हो, है ना। तो अजम्पशन हमारे पास वॉल एट रेस्ट का ही है। अब कोई बोले सर चल भी तो सकती है, तो भाई स्पीड देनी चाहिए थी उसको, नहीं दिया है, तो ये एक बाय डिफॉल्ट आपका अजम्पशन होना ही चाहिए कि भैया जो दीवार है वो कहीं ना कहीं रेस्ट पर है, ठीक है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें चाहिए। अब तो सर ये 3 डायमेंशनल है, मैंने कहा हाँ, कैसे करेंगे?
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लोग लगाएंगे, बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल लगाओ, लेकिन लगाओगे कैसे ये सोचो। ये हमारे पास कोलिजन आपका जो भी हो रहा है दैट इज इन 3D, 3 डायमेंशन में हो रहा है, आई कैप जे कैप के कैप, तो उसको एनालाइज करना, मैथमेटिकली एनालाइज करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मान लो ये दीवार है हमारे पास और ये हमारे पास कहीं ना कहीं रेस्ट पर थी, ठीक है। अब जो भी पार्टिकल आ रहा होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं ऐसे मान सकता हूं दीवार की तरफ आएगा तभी तो कोलिजन होगा, अप्रोच तो होना ही चाहिए। तो ये इनिशियल वेलोसिटी u जो वेक्टर है दैट u वेक्टर इज गिवन एज हमारे पास 4 आई कैप, हमारे पास +3 जे कैप, हमारे पास -5 के कैप। सर ये अब कोलिजन होगा किस एंगल पर हुआ हमें नहीं पता, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो हमारे पास E की वैल्यू 1 है ही नहीं कि आप कहो कि सर जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से चला जाएगा, राइट। दैट मींस एंगल ऑफ रिबाउंड भी हमें नहीं पता है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ अल्फा एंगल से यहां पर जा भी रहा होगा। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी v जो है हमारे पास, ये v भी हमें दे रखा है एंड दैट v इज 2 आई कैप, ठीक है, +2 जे कैप, हमारे पास +3 के कैप। ये अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सबसे पहली दिमाग में तो वही आएगा कि सर इसका फॉर्मूला तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही होता है अलोंग, और ये भी किस में होता है, अलोंग LOI, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब पहली बात लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है सर, यहां पर लाइन ऑफ इंपैक्ट जो भी दीवार के जैसे ये यहां पर आकर के टकराएगा बेटा, तो इधर एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा और इधर जमीन पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। तो अगर आप देखें तो बॉडी का, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, बॉडी का जो लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है मतलब किस लाइन पर हमारे फोर्सेस इंटरेक्शन आ रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप किस डायरेक्शन में लेंगे, इसी ही डायरेक्शन में लेंगे। क्लियर हुई बात। पहली चीज इसके फॉर्मूले को बहुत डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। क्लियर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हुआ, हाँ सर, और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा हुआ सर, हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, जिससे ये इसको अप्रोच कर रहा है इस लाइन के लॉन्ग सर दैट इज u cos थीटा, और जिससे ये दूर जा रहा है दैट इज u cos अल्फा। ये v cos अल्फा हमारे पास ये रहेगा। बात समझ आई। इसी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग की ही आपको वेलोसिटीज लेनी होती है हमेशा। जो ऑब्लिक कोलिजन्स होते हैं हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनाते थे। आप प्लीज अपने नोट्स को चेक करिएगा। दैट मींस अगर मैं E की यहां पर बात करूं तो ये तो रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v cos अल्फा डिवाइडेड बाय u cos थीटा। सर ये हमारे पास आएगा। सर v और u तो पता है सॉरी बेटा, सर हमें थीटा और अल्फा नहीं पता है, थीटा और अल्फा हमें नहीं पता है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, कैसे निकाले, सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, पॉज करिए, सोचिए। या देखो मेरे को गिवन डेटा से ही कहीं ना कहीं मेरे को इंटरप्रिटेशन लेनी है। मेरे को वेलोसिटीज दे रखी हैं, इन वेलोसिटी में चेंज तो आ ही रहा है कोलिजन की वजह से, हाँ सर। तो चेंज इन वेलोसिटी या फिर मैं मोमेंटम बात बोलूं तो कोई अलग बात तो नहीं है, बोलिए भाई। अगर मैं इस डायरेक्शन में इसकी चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं, इस कोलिजन में सारे बच्चे मेरे वर्ड को सुनना, इस डायरेक्शन में अलोंग पैरेलल टू दी वॉल, पैरेलल टू दी, ये जमीन के पैरेलल कोई फोर्स आएगा क्या, नहीं सर। फ्रिक्शन होता तो आता, लेकिन यहां पर कहीं फ्रिक्शन विक्शन की बात है क्या, नहीं दे रखा है, ठीक है, स्मूथ दे रखा है, फ्रिक्शन 0। तो क्या अलोंग दी सरफेस कोई फोर्स आएगा, नहीं सर, कोई भी फोर्स नहीं आएगा। दैट मींस अलोंग दी सरफेस क्या मोमेंटम चेंज होगा, नहीं। मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा सर, अलोंग दिस लाइन ओनली, क्योंकि फोर्स ही इस डायरेक्शन में है। या फिर वेलोसिटी का चेंज किस डायरेक्शन में होगा, इसी ही डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में तो चेंज ही नहीं होगा सर, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉल स्लैश डेल्टा पी की भी अगर मैं बात करूं, मोमेंटम मास से ही तो मल्टीप्लाई करना, आप उससे भी सोच सकते हैं
ठीक है, तो जरा यहां पर ध्यान समझना, हमारे पास अगर मैं डेल्टा पी की बात करूं तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ये कितना आएगा बेटा m इंटू वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी थी 2i कैप, फिर है 2j कैप और प्लस 3k कैप, माइनस हमारे पास 4i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 5k कैप। कुछ बच्चे अगर ये सोचे कि सर ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली चेन, भाई मैंने तो ये रैंडम डायग्राम बनाया है, हो सकता है प्लेन किसी एंगल पर हो, वी डोंट नो, ये तो हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाया बेटा, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू m। सर ये आपने सोचा कहां से, भाई मेरे पास जो डेटा वहीं से सोच पाऊंगा, कोलिजन में वेलोसिटी चेंज हो रही है किस डायरेक्शन, मुझे थीटा और अल्फा तक किसी तरीके से पहुंचना है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा माइनस 2i कैप, ठीक है, और माइनस j कैप और 8k कैप, ये चेंज इन मोमेंटम आया। अब जरा सोचो, मुझे थीटा और अल्फा चाहिए था ना, थोड़ा सा वेक्टर्स का जुगाड़ लगाइए, आप लोगों को मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा वेक्टर्स का जुगाड़ लगाइए, जो आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाई गई होगी उसमें भी इस चीज का वेक्टर फॉर्म ऑफ हमारे पास जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वहां पर भी इसका जिक्र होता है। अब जरा समझिएगा, ये बॉल आई, इसकी यू किधर थी इधर, ये एंगल थीटा था इधर, ये एंगल थीटा है इधर, और चेंज इन मोमेंटम किधर होगा इधर, ये बात समझ आई, चेंज इन मोमेंटम किधर होगा इधर, क्यों, क्योंकि अलोंग एक्स तो कोई फोर्स ही नहीं है सर, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, सिर्फ वाई के अलोंग होगा, और बॉल की अगर मैं बात करूं सिर्फ बॉल के केस में हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो अलोंग दिस होगा। डेल्टा पी वेक्टर आपको पता लग गया है, दैट इज इक्वल टू m इंटू हमारे पास कितना है माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप, माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। और अगर मैं u वेक्टर की बात करूं तो u वेक्टर हमारे पास कितना है बेटा, u वेक्टर इज 4 3 माइनस 5, 4 3 माइनस 5। मैंने कहा अगर इनका मैं डॉट प्रोडक्ट कर लूं डेल्टा p डॉट u, तो ये क्या मिलेगा सर, मॉड ऑफ डेल्टा p इंटू यू कॉस, इनके बीच का एंगल कितना हो गया सर, ये वाला एंगल हो गया है ना, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल यही रहेगा, तो सर दिस इज पाई माइनस थीटा, तो मैंने कहा पाई माइनस थीटा, ठीक है। डेल्टा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो m इंटू ये कितना आएगा 4 टू माइनस 8, यह आएगा बेटा माइनस 3 और माइनस 40 इज इक्वल टू डेल्टा पी की बात करोगे m अंडर रूट में हमारे पास 4 164, और मुझे तो u cos थीटा चाहिए था, इसलिए मैं इसको और u की भी मैग्नीट्यूड नहीं निकालूंगा, वैसे रख दूंगा, तो m और m हमारे पास उड़ गया बेटा, यस। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, एक बार देख ले डॉट प्रोडक्ट सीखिए ना, -8 -3 और -40, तो ये है 48 माइनस 51 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, और कॉस पाई माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा, यहां पर एक माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस हमारे पास उड़ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 51 डिवाइडेड बाय 68 रूट 69, ये मिल गया, हाँ सर। मैंने कहा कि अब इसी प्रकार से आप v के बारे में बात करिए, हमारे पास सर v तो कहीं ना कहीं यहां जा रहा था, मैंने कहा हाँ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है अल्फा, तो क्या मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूं, यस। तो डेल्टा p डॉट v वेक्टर की अगर आप बात करें तो सर ये होगा मॉड ऑफ डेल्टा p, ठीक है, और हमारे पास v cos ऑफ अल्फा, चेंज इन वेलोसिटी से भी कर सकते थे, मोमेंटम का चेंज बच्चों को फील करवाया जा सकता है, ठीक है, बच्चे को पता लग जाता है कि हाँ मोमेंटम का चेंज किधर होगा इसलिए लिया है, अदरवाइज आप चेंज इन वेलोसिटी स्लैश मैंने डेल्टा पी लिखा है, आप दोनों में से किसी को भी ले सकते थे। तो अगर आप देखें तो v वेक्टर हमारे पास कितना है सर, v वेक्टर हमारे पास था, v वेक्टर था 2 2 प्लस 2 2 3, तो 2i कैप 2j कैप एंड प्लस 3k कैप, ये था हमारे पास। तो मैंने कहा कि अगर आप यहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, इन दोनों का, तो ये क्या आएगा बेटा m
-4, ठीक है, -2, ठीक है, और +24। यही आ रहा है ना बेटा, -4, -2 एंड 8 से 24 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, तो इसका रूट ऑफ अंडर रूट में वही 69 था, वही रहेगा, इनटू v cos ऑफ अल्फा। m और m उड़ा दिया बेटा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 18 इज इक्वल टू अंडर रूट में 69 v cos अल्फा। या अब हमारे पास v cos अल्फा अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा बेटा 18 अंडर रूट डिवाइड बाय अंडर रूट में 69। यस, अब जरा यहां पर समझना, हमें तो e चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये हमारे पास आया है 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 69, है ना हमारे पास, और ये आया है 51 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 69। तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और ये 3 से चला जाएगा 6, और हमारे पास 1 और 7 या 21, तो 6/17 हमारे पास बी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, आई थिंक टाइम भी ऑलमोस्ट सफिशिएंट हो चुका है हमारे पास, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी होती है। एक ये सवाल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लूंगा, होमवर्क, ठीक है, ये सवाल आप लोग प्लीज ट्राई करिएगा। नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा उसमें स्टार्ट में इससे कर लूंगा, ठीक है। टाइम का थोड़ा सा वो हमें मेंटेन रखना है बेटा, क्योंकि फिर ना क्या होता है कि दूसरे टीचर्स को भी टाइम नहीं मिलता है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, क्योंकि अभी इसको डिस्कस करेंगे फिर ना टाइम एक्सीड हो जाएगा, फिर वो लालच में आ जाते हैं हम लोग। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन बी एंड सी। तो 4 ब्लॉक प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, सबका म्यू एस और म्यू के अलग अलग है, ठीक है, और हमें स्लिपिंग किसके बीच में चाहिए, बी और सी के बीच में चाहिए। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, ठीक है। मैं इसको आसान फॉर्मेट में बताऊंगा, ये आपका आज का होमवर्क है, 4 ब्लॉक प्रॉब्लम। हम लोग नॉर्मली 2 ब्लॉक प्रॉब्लम और एससीबी में आपने 3 ब्लॉक प्रॉब्लम करा है, दिस इज अ 4 ब्लॉक प्रॉब्लम। आप इसको एक बार एनालाइज करिएगा, ठीक है। तो यहां तक एक लेक्चर है आपके पास, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, और अच्छे अच्छे एनालिसिस वाले आपके सवाल आएंगे। और मैं कोशिश, मैंने आपको पहले बताया है, जेईई एडवांस में 3 प्रकार के मेजर सवाल आते हैं, ठीक है। एक आते हैं बेटा इजी एंड सिंगल करेक्ट, वो इजी वाले जो हो सकते हैं वो मैच दी कॉलम में भी कई बार दिख जाते हैं सिंगल सिंगल, ठीक है। या फिर आपको कॉम्प्रीहेंशन में भी एक दो कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, वो भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। हम लोग मॉडरेट एंड टफ कैटेगरी वालों को डील कर रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट एंड टफ की बात क्या है, मॉडरेट में होते हैं सिंगल कंसेप्ट, कैलकुलेटिव, मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस, इजी, क्योंकि कंसेप्ट कई बार एक कंसेप्ट नहीं आता तो क्वेश्चन टफ लगने लग जाता है वो। और जो टफ कैटेगरी है, मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस, मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट्स एंड कैलकुलेटिव, या फिर मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन उतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। तो हम लोग उन कैटेगरीज के सारे सवालों को डील करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल बने रहिएगा। और प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि आपको ये सवाल कैसे लगे और कितने अच्छे अच्छे सवाल लाने हैं। कुछ रियल लाइफ बेस्ड सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा इस बार, क्योंकि जो हट के सवाल हैं वो कई बार एडवांस में उस टाइप की अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ती है, जो क्वेश्चन आपने देखे हुए नहीं है, जो ट्रेंड आपने नहीं देखा हुआ है, जब आप उसको देखते हैं अचानक से सोचना पड़ता है, उसका फ्लेवर भी मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा। तो प्लीज डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। 11th क्लास के बच्चे भी जो अभी एट प्रेजेंट लक्ष्य में होंगे या 12th क्लास में होंगे, आप भी इस लेक्चर को देख सकते हैं बेटा। इसमें कोई भी ऐसी बहुत खतरनाक बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक बात है, बस बात यह है कि उसको सवाल को हम लोग पकड़ करके सॉल्व कैसे कर रहे हैं, राइट। तो डू लेट मी नो कैसा लगा आपको लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।